अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज दोस्तों और साथियों, आज एसआई यूपीस की जो फ़लस्तीन सीरीज है उसका अगला वीडियो आपके सामने है। हमारे बीच आज मौजूद हैं एडवोकेट फवाद शाहीन साहब। आप सीईआरटी के डायरेक्टर हैं, सेंटर फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके साथ आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं। उसके साथ साथ आप एसआईयू के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। तो आज हम इनसे इसी इशू पे बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। तो फवाद शाहीन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको आपका मखलूस इस बात को कि आपने अपने कीमती वक्त में समय वक्त दिया इस प्रोग्राम के सिलसिले में। तो अब सीधा हम आएंगे अपने मुद्दे पे इंशाल्लाह। स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नकीब भाई, शुक्रिया ये ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरी सीरीज। और आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो मैंने सोचा था कि क्योंकि आप लोग पैलेस्टीनियन स्ट्रगल की पूरी हिस्ट्री के ऊपर ये सीरीज चला रहे हैं, उसका एक अहम जो पिछले 20-30 सालों का जो हिस्सा रहा है वो खास करके ये पीस प्रोसेस रहा है जो इंटरनेशनली सैंक्शन एक एफर्ट है। मिडली पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जिसको ये लोग कहते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, पीस अचीव करने का, तो इसकी एक अपनी तारीख है। और आज हम एक ऐसे मोड़ पे हैं जब कई लोग इस लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस के बाद ये कह रहे हैं कि शायद ये पीस प्रोसेस जो वेस्टर्न सैंक्शन पीस प्रोसेस था वो अब अपना दम तोड़ चुका है और पूरा ये जो इशू है वो एक नया मोड़ ले चुका है। तो हम इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करने की, समझने की कोशिश करेंगे। ये जब जब भी पीस प्रोसेस की या टू स्टेट सोल्यूशन की बात होती है तो बात होती है ओस्लो अकॉर्ड्स। ये नॉर्वे में ओस्लो, एक्चुअली नॉर्वेजियन गवर्नमेंट की तरफ से मीडिएटेड इजराइल और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो यासिर अरफात पुराने पैलेस्टीनियन फ्रीडम फाइटर थे, गुरिल्ला वॉरियर थे, गुरिल्ला सोल्जर थे, उनके और इजराइल के बीच में मीडिएशन और नेगोशिएशन का एक प्रोसेस चला था। उसकी भी अपनी मतलब वो अग्रीमेंट 1993 में हुआ था। और हम में से बहुत से लोग हैं जो 93 से लेके आज तक की हिस्ट्री को थोड़ा सा उसमें लेआउट करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, पीस प्रोसेस या नेगोशिएशन इजराइल पैलेस्टाइन में जो इनकरेज किया गया उसकी क्या हिस्ट्री है उसको हमको समझना चाहिए। क्योंकि देखिए फंडामेंटली इजराइल का जो फॉर्मेशन हुआ 1948 में पैलेस्टीनियन लैंड के ऊपर, उसमें उसके बाद वो 48 में यूनाइटेड नेशंस ने जो डिमार्केशन किया था उसके आगे जाके इजराइल ने जमीन कब्जा की। और हमेशा से इजरायली स्टेट का ये एम था, ये ऑब्जेक्टिव था कि हमको जितना हिस्टोरिक, जिसको वो हिस्टोरिक पैलेस्टाइन हम लोग कहते हैं और जिसको वो लोग ग्रेटर इजराइल कहते हैं, वो पूरा हिस्सा जो कि फलस्तीन का था 1948 से पहले, उसके ऊपर अपना कब्जा जमाने की उनकी कोशिश थी, जो काफी हद तक 1967 के जंग के बाद पूरी हुई। उस मेरे ख्याल से कई स्पीकर वो सारी हिस्ट्री आपको बता चुके होंगे। उस सब के बीच में एक जो कांस्टेंट था, पैलेस्टीनियन फैक्शंस जितने भी थे उन्होंने इजराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उनका ये कहना था कि ये हमारी जमीन पर एक ऑक्यूपाइंग पावर है, तो हम इस स्टेट को एक लेजिटिमेट स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये हमारे ऊपर एक ऑक्यूपेशन है और हमारा एम है कि जो हमारा पूरी जमीन थी जिसपे आके उन्होंने कब्जा किया है उसको हम आजाद कराएंगे, लिबरेट कराएंगे। और ये एक पूरे उस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री है। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि जो फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका यासिर अरफात जिसके लीडर थे, उनकी पार्टी फतह जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट थी, और जो कि एसेंशियली एक अरब नेशनलिस्ट और सेक्युलरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि 60s 70s में पूरे अरब वर्ल्ड में जब अरब नेशनलिस्ट का ही बोलबाला भी था, जो अच्छे खासे मॉस्को सोवियत यूनियन से सपोर्टेड भी थे कई तरीके से। तो यासिर अरफात की जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी वो दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज ऑफिशियली उसको पैलेस्टाइन का सोल रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। तो कहीं पे भी, और अगर पैलेस्टाइन का कोई रिप्रेजेंटेशन होना है आज भी, तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उसमें एक हिस्टोरिक रोल था। इसीलिए कई सालों के जंग, गुरिल्ला वॉरफेयर के बाद 1980s में एक ऐसा स्टेज आया जब इजराइल अच्छे खासे हिस्टोरिक पैलेस्टाइन पे भी उसका कब्जा था,
लेबनान के बड़े एरियाज जहां पे पहले पीएलओ के सोल्जर्स हुआ करते थे, उस पे इसराइल ने कब्जा कर लिया था। वो जो स्टेज था उस वायलेंट स्ट्रगल का, उसमें कई वर्ल्ड पावर्स ने और कई रीजनल एफर्ट्स ने पीएलओ और इसराइल के बीच में नेगोशिएशंस कराने की कोशिश की। और इन नेगोशिएशंस को लेके पैलेस्टाइन के जो अलग अलग फैक्शंस थे, पीएलओ के अलावा, चाहे वो हम इस्लामिस्ट फैक्शंस हो, हमास जैसे, या और बहुत सारे रेजिस्टेंस फैक्शंस हो, वो सब, और इवन पीएलओ के अंदर भी कंसेंसस कभी भी नहीं था। कई लोगों का ये कहना था कि पीस का मतलब, पीस नेगोशिएशन का मतलब ये है कि आपको इसराइल को पहले रिकॉग्नाइज करना होगा, और रिकॉग्नाइज करने का एक्ट आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको फाइनल सेटलमेंट की तरफ ना चले जाए। बहरहाल, लेकिन ये फिर भी एक नेगोशिएशन का प्रोसेस चला, कई राउंड्स, कई कोशिशें हुई, और उसका एक सक्सेसफुल आउटकम जो सेलिब्रेट किया जाता है वो ऑस्लो अकॉर्ड है 1992-93 के, जो कि एक लंबे नेगोशिएशन के बाद पीएलओ के लीडर यासिर अरफात और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन ने साइन किया था। और वो ऑस्लो अकॉर्ड साइन करने के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। तो ये दुनिया की तरफ से सैंक्शन, दुनिया की तरफ से अप्रूव्ड एक पीस प्रोसेस था। इसके टर्म्स क्या थे? सिंपली इसके टर्म्स ये थे कि पीएलओ ने इसराइल को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया, उसकी लेजिटिमेसी को रिकॉग्नाइज कर लिया। वो रिकॉग्नाइज करते ही उन्होंने इफेक्टिवली जो हिस्टोरिक पैलेस्टाइन था उसका 78% हिस्सा, 78% हिस्टोरिक पैलेस्टाइन कंसीड कर दिया, उस पर अपने हक से दस्तबरदार हो गए। और जो बचा हुआ 22% था उसमें स्टेट बना नहीं, स्टेट बनाने के लिए नेगोशिएशन के लिए अग्री किया। अग्रीमेंट ये हुआ कि एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनेगी। अब तक जो एक पीएलओ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अब बाकायदा वो एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जिसका बेस गज्जा में होगा। और गज्जा से धीरे धीरे उनको पूरे गज्जा का कंट्रोल भी पहले नहीं मिलेगा, धीरे धीरे गज्जा का कंट्रोल मिलेगा, साथ में थोड़े थोड़े वेस्ट बैंक के जो हिस्से हैं उनके ऊपर उनको कंट्रोल दिया जाएगा। लेकिन फुल सॉवरेंटी जिसको कहते हैं ना, पूरी स्टेट की अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, सिर्फ कुछ कंट्रोल दिया जाएगा। वहां से इजराइल जो टैक्सेस कलेक्ट करता है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ शेयर करेगा, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी वहां सिक्योरिटी मेंटेन करना। इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस फैक्शन, जो इजराइल के अगेंस्ट, इजरायली ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का काम है। जाहिर है, आप अगर पैलेस्टीनियन पर्सपेक्टिव से देखिए तो बहुत से फ्रीडम फाइटर्स के लिए, रेजिस्टेंस फाइटर्स के लिए ये एक डिफीट की तरह था, क्योंकि आपने अपना 78% क्लेम अपनी जमीन पर छोड़ दिया, जो एक की इशू था पैलेस्टीनियंस के लिए कि 1948 में जिन लोगों को बेघर किया गया था, और फिर 67 में जंग में जिन लोगों को बेघर किया गया था, उनको अपने घर वापस आने का हक है। ये बुनियादी इशू था, इसको बोलते हैं इस राइट ऑफ रिटर्न ऑफ रेफ्यूजीज। ये बहुत बड़ा मसला था जिसको कि इस अग्रीमेंट ने रिजॉल्व नहीं किया। जेरूसलम, जो अल-कुद्स, जिसको इजरायली जेरूसलम कहते हैं और फलस्तीनी अल-कुद्स कहते हैं, अल-कुद्स का स्टेटस क्या होगा उसको लेकर कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ। पैलेस्टाइन का हमेशा से यह असर्शन था कि अल-कुद्स में जो हरम शरीफ है, जो अक्सा मस्जिद है, और पूरा अल-कुद्स जो है उसका जो पुराना हिस्सा है उस पर पैलेस्टीनियन कंट्रोल होगा, और पैलेस्टाइन का कैपिटल वही होगा। इजराइल का असर्शन था कि इजराइल का कैपिटल वो होगा, और उनका असर्शन साथ में, मतलब जो इस मुसलमानों की जो मुकद्दस मुकामात हैं उसको लेकर के भी उनका एक एम्बिवेलेंट एटीट्यूड रहता था, कभी क्लैरिटी के साथ वो बोलते नहीं थे। उन सारे जो की इश्यूज थे उसके ऊपर फलस्तीनियों को कोई कंसेशन नहीं मिला इस अग्रीमेंट में। सिर्फ उनको एक अथॉरिटी मिली, पैलेस्टीन अथॉरिटी के नाम से अपने एरियाज पे कुछ कंट्रोल मिला, और सिक्योरिटी की, यानी कि रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने की एक जिम्मेदारी उन पे आयद हो गई। तो बहुत शुरू से ही इस प्रोसेस को बहुत सारे लोग जो हैं इसको लेके स्केप्टिकल थे, लेकिन पैलेस्टीन पीएलओ, क्योंकि दुनिया उसको पैलेस्टाइन के
मेन रिप्रेजेंटेटिव की तरह देखती थी, और ज्यादातर अरब कंट्रीज इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि लंबे अरसे तक एक वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट, एक जंग चल रही थी। तो इसलिए पूरी दुनिया ने इस प्लान को इंडोर्स किया, सपोर्ट किया, अरब कंट्रीज ने भी बाय एंड लार्ज इसको सपोर्ट किया। और उनका आइडिया ये था कि ओवर द ऑस्लो अकॉर्ड्स में ऐसा था कि अगले 5 से 6 साल में बातचीत के जरिए से ये सारे इश्यूज का फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन फौरन बात क्या शुरू हुआ, सबसे पहले तो इसराइल में एक तरफ बहुत ज्यादा सपोर्ट था इस पीस प्रोसेस के लिए, दूसरी तरफ एक रेडिकल ग्रुप था जो कि बिल्कुल इसको सपोर्ट, हमें कम से कम ऐसे दिखाया जाता था, एक रेडिकल ग्रुप है जो इसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ये डील की थी, इत्साक राबिन, उनका फिर असैसिनेशन भी हो गया। तो यही बताया जाता था दुनिया को कि एक रेडिकल ग्रुप है जो हमें सपोर्ट नहीं करने देता है। इसलिए जब भी नेगोशिएशन होता था फलस्तीनियों से, तो यही बात तो ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनियन से और कंसेशन लेने की बात होती। जो इसराइल के कमिटमेंट्स थे उस ऑस्लो अग्रीमेंट में, फलस्तीनियों को गाजा और वेस्ट बैंक पे कंट्रोल देने के, उन कमिटमेंट को पूरा करने के बजाय हर बार नेगोशिएशन में उनसे और कंसेशन लिए जाते थे। बल्कि इसके बारे में कई फलस्तीनी नेगोशिएटर इस तरह का मजाक करने लगे थे, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द कॉम्प्रोमाइज। मतलब ऑलरेडी ऑस्लो एक कॉम्प्रोमाइज था, उस कॉम्प्रोमाइज में भी आप फर्दर हमें कॉम्प्रोमाइज करने को कहते रहते। तो ये जो 6-7 साल तक जब ये पूरा नेगोशिएशन का प्रोसेस चला ऑस्लो के बाद, तो एक स्टेलमेट सा हो गया। सबको समझ में आ रहा था कि ये पीस प्रोसेस के नाम पर कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही है। उसके बजाय हमने क्या देखा कि मुस्तकिल इसराइल ने ऑस्लो के बाद से दुनिया की तरफ से उसको वाहवाही मिली थी कि उन्होंने पीस किया है, वो नेगोशिएशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन साथ ही में उन्होंने जो 78% उनको मिल चुका था ऑस्लो में, उसके अलावा बचा हुआ जो पैलेस्टाइन था, पैलेस्टीनियन लैंड था, उसमें भी उन्होंने सेटलमेंट बिल्डिंग की एक्टिविटी बहुत तेजी से शुरू कर दी। सेटलमेंट बिल्डिंग यानी ऑफिशियली इजरायली गवर्नमेंट जाकर उस पर कब्जा नहीं करती थी, अनऑफिशियली मिलिट्री के सपोर्ट से इजरायली सेटलर्स, जो ज्यादातर लोग इजरायली भी नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज से आए हुए ज्यूज होते थे जिनको इजरायली सिटीजनशिप मिलती थी, ज्यादातर इस तरह के थे, लेकिन इजरायली सेटलर्स भी थे। तो इजरायली सेटलर्स को जाकर पैलेस्टीनियन जमीनों को खाली कराकर, घरों को, खेतों को खाली कराकर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे बड़े बड़े सेटलमेंट बनाए जाते थे। और वो सेटलमेंट बिल्कुल हाईली सिक्योरिटाइज, जिनमें के कोई फलस्तीनी इंटर नहीं कर सकता, कोई बाहर वाला इंटर नहीं कर सकता, और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जो बेस्ट लैंड था, क्योंकि एग्रीकल्चरली बहुत फर्टाइल, बहुत रिच जमीन है फलस्तीन की, तो बेस्ट लैंड के ऊपर वो कब्जा करते थे। और धीरे धीरे जो फलस्तीनी लैंड पे बने हुए सेटलमेंट्स थे, उन सेटलमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए वो रोड्स बनाना शुरू किए उन्होंने, ऐसे रोड जिन पे के फलस्तीनी इंटर नहीं कर सकते, जिनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो बचा हुआ पैलेस्टाइन भी था, जो ऑस्लो के हिसाब से इसराइल को वापस देना था फलस्तीन को, उसके ऊपर भी उन्होंने इस तरह की सेटलमेंट बिल्डिंग शुरू की कि कोई भी फलस्तीनी स्टेट बनाना वहां इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ये सेटलमेंट बिल्डिंग मतलब यूएन रेजोल्यूशन है इसके खिलाफ, इंटरनेशनल लॉ है जो कि ये कहता है कि आप अपने ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में इस तरह की सेटलमेंट बिल्डिंग नहीं कर सकते। तो किसी भी तरह से ये लीगल नहीं थे, सैंक्शन नहीं थे, लेकिन ऑस्लो के फौरन बाद एक तेजी के साथ इनको बनाना और बढ़ाना शुरू किया। तो ये क्लियर था 6-7 साल ऑब्जर्व करने के बाद कई पैलेस्टीनियन एनालिस्ट के लिए, लीडर्स के लिए क्लियर था कि ऑस्लो प्रोसेस में इजराइल ने कोई कंसेशन नहीं दिया है, बल्कि हमेशा फलस्तीनियों से कंसेशन मांगा है और अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्गर किया है, इस तरह एक पैलेस्टीनियन स्टेट इम्पॉसिबल हो जाए। आखिरकार जो फाइनल ऑफर जो इजरायली की तरफ से या जो बार बार जो ऑफर आया है, वो इसी तरह का आया है जहां पे एक फलस्तीनी स्टेट तो बन जाएगा, एक पैलेस्टीनियन स्टेट डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन उस स्टेट का एक्चुअली कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई परमानेंट बॉर्डर नहीं होगा, उसके अपने बॉर्डर के अंदर उसका टोटल कंट्रोल नहीं होगा, उसकी कोई मिलिट्री नहीं होगी, उसके एयर स्पेस पे उसका कंट्रोल नहीं होगा। तो इस तरह का एक ऑर्फन्ड स्टेट, एक अनाथ किस्म का, एक बहुत ही पावरलेस सॉवरेंटी के बिना एक स्टेट बनाने की इजराइल की तरफ से कई बार प्रपोजल आए।
और उन प्रपोजल को बार बार, जाहिर है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हो, पैलेस्टाइन के दूसरे फैक्शन हो, उन्होंने हमेशा एक्सेप्ट करने से इनकार किया। इसी के बीच में, मतलब ये पिछले 27 साल से पीस प्रोसेस और ऑस्लो का नाम लिया जा रहा है, सच्चाई लेकिन ये है कि 6-7 साल के अंदर में ही वो प्रोसेस मर चुका था, पूरी तरह खत्म हो चुका था, जब ये क्लियर हो गया था कि इजराइल की तरफ से कोई कंसेशन नहीं आएंगे और फलस्तीनी पब्लिक जो है, कौम जो है, वो अपनी तरफ से और कोई कंसेशन करने को तैयार नहीं थी। ये बात यासिर अरफात को भी समझ में आ रही थी, पीएलओ को भी समझ में आ रही थी। इसीलिए जब उनको सन 2000 में एक स्टेट ऑफर किया गया, लेकिन वो इस तरह का एक अनाथ स्टेट होता, एक बहुत कमजोर स्टेट होता, तो उस वक्त उन्होंने इसे कबूल नहीं किया। उसके बाद इसराइल की पॉलिसी में एक और शिफ्ट आया, जो ऊपर से वो पीस की बात करते थे, उन्होंने उसको भी अबैंडन किया। आज जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, इनकी पार्टी के इनसे पहले जो लीडर थे एरियल शैरन, वो आज जो नेतन्याहू के पॉलिसीज हैं, असल में वो 20 साल पहले उन्हीं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना एरियल शैरॉन ने शुरू किया था। और उनकी यही पॉलिसी थी कि सेटलमेंट बिल्डिंग को हम और तेजी से बढ़ाएंगे, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन फैक्शंस हैं, हम उनके लीडर्स के असैसिनेशन को बढ़ाएंगे, उनके काम करने की कैपेसिटी को खत्म करेंगे। खास करके जो इस्लामिक मूवमेंट है पैलेस्टाइन में, हमास का, उसके जो चैरिटीज का और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क है, उसको तोड़ेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि पैलेस्टीनियन स्टेट इम्पॉसिबिलिटी बन जाए। हद से हद इजराइल के अंदर एक दो छोटे छोटे पैलेस्टीनियन या अरब इनक्लेव्स रह जाएं, जिनको के पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गवर्न करती रहेगी, लेकिन पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बन पाएगा कोई। तो ये पॉलिसी को पुश करना, पीस प्रोसेस को फॉर्मली इग्नोर करके, ये एरियल शैरन के वक्त में शुरू हुआ था। और एक उसमें एक पूरी हिस्ट्री है, उस वक्त एक इंतिफादा शुरू हुआ, हजारों फलस्तीनियों की जाने गई, इजराइल के अंदर भी काफी सारा उसकी वजह से क्योस हुआ। लेकिन उसमें जो शैरन की इंटेंडेड पॉलिसी थी कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट और जो ऑस्लो का पीस प्रोसेस है वो वर्चुअली मर जाए, वो अचीव हो गई। और पैलेस्टीनियन रिएक्शन भी जो था, इतने सालों तक कंसेशन देने का और कुछ ना मिलने का, उसका रिएक्शन दिखा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के 2005 के इलेक्शन, जिन इलेक्शंस में पहली बार जो इस्लामिक मूवमेंट था हमास, वो इलेक्शन जीतकर पावर में आया। और उसके इलेक्शन जीतते ही पूरी जाहिर है डेमोक्रेसी जो है वो सपोर्ट करने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अक्सर उसका आउटकम लोगों को पसंद नहीं आता। तो जो आउटकम प्रिफर्ड आउटकम था वो ये था कि फतह और पीएलओ ही इलेक्शन जीतते, लेकिन क्योंकि हमास इलेक्शन जीती तो वही पावर जो इलेक्शन कराने और डेमोक्रेसी प्रमोट करने की हिमायत कर रहे थे, उन्होंने उसी इलेक्शन के रिजल्ट को डिसमिस करने की भी फिर एडवोकेसी शुरू की। और फिर वहां से एक 10 साल का तकरीबन पीरियड है जब पूरी तरह से पीस प्रोसेस स्टॉल्ड रहा है। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच में कुछ इनफॉर्मली नेगोशिएशन भी हुआ है, कभी फॉर्मली हुआ है, लेकिन इफेक्टिवली जो ऑस्लो का जो विजन था कि एक जो 22% पैलेस्टाइन है उसमें एक सॉवरन पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा, वो इफेक्टिवली खत्म हो गया। आज भी डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जब भी सोल्यूशन की बात होती है तो पीस प्रोसेस कहा जाता है, ऑस्लो अकॉर्ड कहा जाता है, लेकिन अगर आप इस बार जो हुआ है गज्जा में, जिस तरह की बमबारी हुई है और जो पॉलिसीज फॉलो की जा रही है नेतन्याहू की, आप उनको क्लोजली एनालाइज कीजिए तो हुआ क्या है। इस तकरीबन 25-30 साल के पीरियड में, जब ऑस्लो अकॉर्ड के बाद से पहले 5-6 साल के अलावा कोई सीरियस एफर्ट नहीं हुआ है एक्चुअली नेगोशिएशन करने का। पैलेस्टीनियन लोगों के बीच में इस प्रोसेस को लेकर के कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बहुत पहले खत्म हो चुका था। इजरायली पब्लिक ओपिनियन भी धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है और जो स्टेट के जो पॉलिसी थी पैलेस्टीनियन स्टेट को इम्पॉसिबल बनाने की, अब वो इस लेवल पे पहुंच गई है कि ना सिर्फ वो स्टेट पॉलिटिकली जियोग्राफिकली इम्पॉसिबल है, बल्कि इजराइल के अंदर अब बड़ा पब्लिक ओपिनियन ऐसा है जो चाहता भी नहीं है फलस्तीनियों को कोई और कंसेशन देना। पिछले 10-15 सालों में इस तरह के नेतन्याहू के पावर में आने के बाद से, जब से शेरॉन पावर में आए,
एक इस तरह के पॉलिसी को प्रमोट किया गया है, इस तरह के इजरायली पब्लिक ओपिनियन को प्रमोट किया गया है, जो अब किसी तरह के अकोमोडेशन के फेवर में नहीं है, किसी तरह की बातचीत के फेवर में नहीं है, जिसमें कई लोग ओपनली, मतलब माइनॉरिटी वॉइसेस ही हैं, लेकिन फिर भी ताकतवर आवाजें हैं जो ओपनली जेनोसाइड की बातें करते हैं कि जो लोग यहाँ पे हैं उनको भी मार करके खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह का पब्लिक डिस्कोर्स कॉमन हो गया है इजराइल में। इस बार हमने देखा कि ये सिर्फ हमास और इजरायली गवर्नमेंट के बीच में एक झड़प नहीं थी जिसमें कई सौ लोग मारे गए, बल्कि ये शुरू हुआ वही सेटलर पॉलिसी जिसकी हम बात कर रहे थे। शेख जर्रा में इजराइल उसी सेटलर पॉलिसी को प्रमोट करते हुए एक पूरा नेबरहुड खाली करा रहा था जबरदस्त, अभी भी उसकी कोशिश जारी है। उसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो प्रोटेस्ट के दौरान अल अक्सा मॉस्क को स्टॉर्म करना, और उसके साथ पूरे हिस्टोरिक पैलेस्टाइन में जो छोटे छोटे अरब कम्युनिटीज बचे हैं उनके ऊपर मॉब अटैक्स शुरू हुए, हेट क्राइम्स शुरू हुए। तो ये दिखाता है कि अब ये सिर्फ मिलिट्री के लेवल पे ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं था इस बार, बल्कि इजरायली पब्लिक में एक बड़ी तादाद ऐसी मोबिलाइज हो गई है जो एक्टिवली जेनोसाइडल किस्म की थिंकिंग रखती है और जो किसी भी तरह की बातचीत नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं। और तो इसलिए ये बहुत क्लियर लगता है कि जिस तरफ पूरे पैलेस्टीनियन ट्रेजेक्टरी मूव की है, जिस पीस प्रोसेस की बात होती है, जिन ऑस्लो अकॉर्ड की बात होती है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने वो नेगोशिएट किया था उस पीस को, वो पॉलिटिकल लीडरशिप भी पूरी तरह डीलेजिटिमाइज हो चुकी है। आज पीएलओ की पॉपुलैरिटी पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में बहुत ही कम है। जो फतह, जो मेन पार्टी थी जिसने नेगोशिएट किया था ये, उसकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और एक नए तरह की पैलेस्टीनियन लीडरशिप सामने आई है। इसके बीच में एक चीज और जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले 3-4 सालों में जो इजराइल की तरफ से प्रपोजल आता था एक अनाथ किस्म का पैलेस्टीनियन स्टेट बनाने का, अब वो प्रपोजल अरब वर्ल्ड की तरफ से आने लगा है। जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, जो कि फलस्तीनी और जो कि इजराइल और अरब कंट्री यूएई के बीच में, इजराइल बहरेन के बीच में, मोरक्को सूडान के बीच में, कई इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में जो दोस्ती की ये पहल हुई है, उसके पीछे असल में यही इंसिस्टेंस है और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पे यही प्रेशर है कि वो एक इसी तरह का अनाथ किस्म का स्टेट जो 20 साल पहले उन्होंने रिजेक्ट किया था उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन पैलेस्टीनियन लीडरशिप बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है कि उसे एक्सेप्ट करे। और यहीं पे हम अपनी बात को एक्चुअली खत्म करेंगे कि इस बार जो मेजर चेंज दिखा है इन इस लेटेस्ट झड़प, इस लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, सिर्फ गाजा से रॉकेट नहीं फायर हुए या सिर्फ गाजा पर हमले नहीं हुए, बल्कि पूरे हिस्टोरिक पैलेस्टाइन में बहुत यूनिटी का मुजाहिरा किया। पूरे हिस्टोरिक पैलेस्टाइन में मैसिव प्रोटेस्ट हुए हैं जो आज भी चल रहे हैं। तो ये क्लियर लग रहा है कि जिस लीडरशिप ने ऑस्लो अकॉर्ड साइन किए थे और इजराइल के साथ को रिकॉग्नाइज करके उसके साथ अकोमोडेशन किए थे, वो लीडरशिप तो अब पूरी तरह से अपनी लेजिटिमेसी खो चुकी है। और पैलेस्टीनियन स्ट्रीट जो है वो अब एक नए किस्म की लीडरशिप क्रिएट कर रही है। एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट पैलेस्टाइन में खड़ा हो रहा है जो अपनी लीडरशिप रिक्लेम कर रहा है और अपनी लीडरशिप रिक्लेम करके एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ये कहाँ जाएगा, ये सेटलमेंट इसका कैसे होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग भी फलस्तीन इजराइल के इस पूरे इशू को समझना चाहते हैं, उनको ये बात अब एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि पीस प्रोसेस और ऑस्लो अकॉर्ड्स का 2 स्टेट सॉल्यूशन अब खत्म हो चुका है। अब कंप्लीटली डिफरेंट फैक्ट्स हैं ग्राउंड पे और एक अलग ही किस्म की पॉलिटिकल रियलिटी है जो कि आने वाले इवेंट्स को शेप करेगी। वो क्या होगी वो अभी फ्लक्स में है, वो डेवलप हो रही है। लेकिन ऑस्लो अकॉर्ड्स और ये पीस प्रोसेस पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और डीलेजिटिमाइज हो चुके हैं और अब पैलेस्टीनियन लोग जो हैं वो अपना एक नया पॉलिटिकल रियलिटी क्रिएट करने के प्रोसेस। जज़ाकल्लाह खैर फवाज भाई, बहुत अहम बातें आपने बताई किस तरीके से ऑस्लो पीस एग्रीमेंट खत्म हुआ और पीएलओ ने अपनी मकबूलियत को खोया और हमास जो इस्लामिक मूवमेंट है वो अब कैसे धीरे धीरे उरूज पे आ रहा है। बहुत अहम बातें आपने बताई, जज़ाकल्लाह खैर।
वक्त खत्म हो गई है, हालांकि बातें बहुत अहम और करनी थी आपसे, लेकिन टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह फिर कहीं कोई प्रोग्राम होगा तो आपसे बात की जाएगी। एक बार फिर से SIU यूपीएस की तरफ से मैं आपको मखरूज हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रिकॉर्डिंग बंद करो हम।